गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का एसएसबी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा जो धनायन विनिमय पढ़ रहे थे उसकी क्रियाविधि, धनायन विनिमय की क्रियाविधि। तो देखते हैं धनायन विनिमय क्या होता है, उसकी क्रियाविधि। धनायन विनिमय, धनायन विनिमय की क्रियाविधि। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो अपना चैप्टर है 4 वो शुरू किया था आयन विनिमय। आयन विनिमय हमने पढ़ा था कि आयनों का आदान प्रदान, कि धनायन, एक धनायन है वो दूसरे धनायन का आदान प्रदान कर दे या एक्सचेंज कर दे। उसी प्रकार कोई ऋणायन है दूसरे ऋणायन को प्रतिस्थापित करते, वो हमने पढ़ा था। उसमें हमने धनायन भी पढ़ा जिसको भस्म विनिमय भी कहा गया था। उसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं कि धनायन की क्रियाविधि क्या होती है। तो धनायन की जो क्रियाविधि होती है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये विद्युत गतिक सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन आ जाए धनायन विनिमय की क्रियाविधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो धनायन विनिमय की जो विधि है वो विद्युत गतिक सिद्धांत पर कार्य करती है। धनायन विनिमय की क्रियाविधि विद्युत गतिक सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए विद्युत गतिक सिद्धांत क्या है। ये कोई क्ले है, क्ले मान लें या सॉइल मान लें, उस पर क्या है धनायनों की परत जमा हुई। कोई धनायन है वो इसके ऊपर ऐसे परत बना रखी है, ये धनायनों की इसके ऊपर परत है। अब जैसे ही ये जो है मृदा विलयन के संपर्क में आएगी, मान लो ये मृदा विलयन है, जल है, पानी है, उसके संपर्क में आएगी, तो वहाँ क्या करेंगे, ये जो बाहरी परत के धनायन है वो दोलन करेंगे, विस्तरण करेंगे, फैलेंगे, विस्तरण करेंगे। तो विस्तरण करने के कारण इनमें दोलन गति होगी और दोलन गति के कारण क्या होंगे, इनका जो आकर्षण है वो कम हो जाएगा, यानी आकर्षण क्या हो जाएगा, कम। वापिस सुनना, जैसे ही मृदा पर अधिशोषित धनायन, जुड़े हुए धनायन मृदा विलयन यानी जल के संपर्क में आएंगे तो उनमें क्या होगा, विस्तरण होगा और दोलन गति होगी, जिसके कारण उनका आकर्षण बल क्या होगा, कम हो जाएगा। अब यदि इसमें कोई विद्युत अपघट्य डाल दिया जाए, विद्युत अपघट्य आयन, और धनायन पढ़ रहे हैं तो धनायन डाल देंगे, विद्युत अपघट्य आयन डाल दिया जाए। मान लो ये सोडियम आयन थे, ठीक है, अब हमने विद्युत अपघट्य के रूप में पोटेशियम आयन डाल दिए। तो ये आयन क्या करेंगे, जो ढीले बंधे हुए हैं, मान लो यहाँ आकर्षण कम हो गया, ठीक है, तो यहाँ जगह हो गई, तो ये क्या करेंगे, पोटेशियम आयन उनकी जगह आ जाएंगे, यानी जहाँ आकर्षण कम हुआ वहाँ पर क्या होंगे, विद्युत अपघट्य के आयन क्या होंगे, गति करते हुए विस्तृत हो जाएंगे। अब क्या होगा कि ये बाहर वाले जो धनायन आकर्षण कम होता जाएगा वो तो टूटते जाएंगे और विद्युत अपघट्य के धनायन क्या होंगे, इस पर जुड़ते जाएंगे। तो ये थी विद्युत गतिक सिद्धांत। तो आपको पूछ लिया जाए धनायन विनिमय किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत गतिक सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम देखते हैं साधारण धनायन कौन कौन से होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले देखो, मृदा में अधिकांश पाए जाने वाले धनायन, मृदा में अधिकांश मात्रा में पाए जाने वाले धनायन तो आप नोट्स जब भी बनाएं, मैं तो आपको फाइल पेज भेज रहा हूं, तो उससे आप पॉइंट टू पॉइंट ऐसे नोट बना लें, जिससे क्या है आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो मृदा में पाए जाने वाले अधिकांश धनायन देखिए कौन कौन से होते हैं। मुख्य कैल्शियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है और NH4+। ये मुख्य रूप से पाए जाने वाले क्या होते हैं, धनायन होते हैं। इसके साथ मैग्नीशियम भी हो सकता है। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है, मृदा में पाए जाने वाले मुख्य धनायन कौन से होते हैं। और इनमें से भी पूछा जाए सबसे अधिक
तो सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम आयन पाया जाता है। मुख्यतः धनायन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, हाइड्रोजन और NH4। और अधिकांशतः कौन सा पाया जाएगा? कैल्शियम पाया जाएगा। आपको पूछ लिया जाए अम्लीय मृदा में, इसी का पॉइंट है, यदि अम्लीय मृदा पूछ ली जाए, अम्लीय मृदा में धनायन, तो अम्लीय मृदा में धनायन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH2 प्लस, AlOH2 प्लस धनायन पाया जाएगा। यानी अम्लीय मृदा में कौन से धनायन की अधिकता होती है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड धनायन की। यदि मैं यहाँ 3 लिखता तो ये प्लस हट जाता, 2 लिखा इसलिए प्लस का 1 है, 1 लिखता तो प्लस के 2 हो जाते। अब आपको पूछ लिया जाए कि यदि मृदा में pH का मान कम होता जाए, यदि मृदा में pH का मान कम होता जाए तो इसके आयनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम कह रहे हैं कि अम्लीय मृदा में ये धनायन अधिक होती हैं। तो यदि pH कम होगी तो pH का मतलब अम्लता बढ़ेगी, तो अम्लता बढ़ेगी तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आयन क्या होंगे? अधिक होंगे। आपको पूछ लिया जाए क्षारीय मृदा में अधिकतर कौन सा होता है? क्षारीय मृदा में तो अधिकतर क्षार होती हैं अन्योज, इसलिए वहाँ से कौन सा धनायन मिलता है? सोडियम। तो 3 बातें समझ में आई कि मृदा में अधिकांशतः कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, हाइड्रोजन और अमोनियम धनायन पाए जाते हैं। अम्लीय यदि मृदा है तो उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड धनायन पाए जाएंगे। यदि क्षारीय मृदा है तो उसमें क्या पाए जाएंगे? सोडियम धनायन पाए जाएंगे। और यदि मृदा pH घटती है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बढ़ेगा, यदि मृदा pH बढ़ती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बढ़ेगा। अब बात करते हैं मृदा में पाए जाने वाले ऋणायनों की। मृदा में पाए जाने वाले ऋणायन यानी अधिकांश पाए जाने वाले ऋणायन, यही लिख लेते हैं, फिर ऋणायन विनिमय आपको बताएंगे। ऋणायन तो अधिकांशतः क्लोरीन आयन, सल्फेट आयन, H3PO, H3PO4, H2PO4, ये अधिकांशतः पाए जाने वाले ऋणायन होते हैं। ठीक है, एक कार्बोनेट भी हो सकता है CO3 और एक हो सकता है हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3-1। तो ये अधिकांश पाए जाने वाले क्या होते हैं? ऋणायन। ठीक है, अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण, जो काली मृदा है उनमें जलोढ़ मृदा तथा लेटेराइट मृदा की अपेक्षा कुल धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। यानी जो काली मृदा है, 3 प्रकार की मृदाओं के नाम लिए। काली मृदा, तो क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, काली मृदा में जलोढ़ व लेटेराइट, ये आप एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे कि जलोढ़ कौन सी होती है, लेटेराइट कौन सी होती है। काली मृदा में जलोढ़ व लेटेराइट मृदा से धनायन विनिमय क्षमता, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, CEC, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। धनायन विनिमय क्षमता, आगे पूरी डिटेल आएगी इसकी। धनायन विनिमय क्षमता इसको कहते हैं केटाइन धनायन एक्सचेंज, यानी विनिमय कैपेसिटी मतलब क्षमता अधिक होती है। यानी सबसे अधिक किसकी बताई गई है? काली मृदा की। तो काली मृदा होगी उसमें धनायन विनिमय ज़्यादा होगा, इसलिए उसकी उपजाऊ क्षमता भी क्या होगी? अधिक होगी। अब बात करते हैं ऋणायन विनिमय। तो हमने पढ़ा था कि धनायन विनिमय उसको भस्म विनिमय कहा जाता है, उसको हमने क्या कहा था? भस्म विनिमय कहा था। तो अब अपना टॉपिक है ऋणायन विनिमय। आज हमने एक तो धनायन विनिमय की क्रियाविधि पढ़ी और अधिकांश कौन से धनायन कौन से ऋणायन है वो पढ़ा। अब देख रहे हैं ऋणायन विनिमय। ऋणायन विनिमय, सबसे पहले आपको पूछ लिया जाए कि ऋणायन विनिमय क्या होता है, तो साधारण भाषा में हम कहें मृदा पृष्ठ या कले पृष्ठ पर एक ऋणायन का या किसी ऋणायन का अन्य
किसी ऋणायन का या एक ऋणायन का अन्य ऋणायन द्वारा प्रतिस्थापन या विनिमय। प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? ऋणायन विनिमय कहलाता है। देखते हैं, जैसे ये मृदा है, यहाँ सोयल लिख दूँ, यहाँ कोई ऋणायन मान लो क्लोरीन आयन है। यदि क्लोरीन आयन की जगह कोई दूसरा आयन जैसे मान लो सल्फेट आयन आ जाए, ठीक है, तो ये भी ऋणायन है, ये भी ऋणायन है, तो एक दूसरे को क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर देंगे, तो वो कहलाएगा ऋणायन विनिमय। तो ऋणायन विनिमय का एक उदाहरण लेते हैं। आर, आपकी किताब में ये समीकरण दिया गया, इसको भी ध्यान में रखें। ROH, ROH क्या होता है? पहले तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ROH का मतलब होता है एल्कोहल, ROH का मतलब है एल्कोहल, और H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ये एक क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, ये अम्ल है। तो यहाँ से एक नया नाम भी आएगा, यहाँ ये क्या है? क्षार, और ये क्या है? अम्ल। तो आपने 11th में पढ़ा है अम्ल और क्षार। अम्ल किसे कहते हैं? जो H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देंगे, वो अम्ल थे। आपने 3 वैज्ञानिक पढ़े हैं, ब्रास्टन, लोरी। पहला आर्रेनियस पढ़ा था, आर्रेनियस के आधार पे जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल, जो हाइड्रोजन आयन ग्रहण करते हैं वो क्षार। एक आपने पढ़ा था ब्रास्टन, लोरी पढ़ा था, और एक पढ़ा था लुईस। तो ब्रास्टन, लोरी ने कहा कि जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो क्षार। और लुईस ने कहा था कि जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं वो क्षार, और जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो अम्ल थे। ये 11th क्लास में थी। तो यहाँ देखो, ये अम्ल है और ये क्षार। तो आपने पढ़ा कि जो हाइड्रोजन आयन देंगे वो अम्ल, तो यहाँ ये अम्ल है, इसलिए ये हाइड्रोजन आयन देगा ROH को। तो ROH में एक हाइड्रोजन था, यहाँ 2 हो गए मान लो, ठीक है। यहाँ 2 अणु ले लेते हैं इसके, छोड़ो, एक बार इसको ऐसे ले लो। तो एक एल्कोहल लिया, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ जुड़ गया, और साथ में क्या निकल गया? SO4 माइनस। तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। वापस सुनना, सीधा सा सरल सा सिखाता हूँ। HCl है, ठीक है, इसको आप तोड़ोगे तो एक H बनेगा, और ये क्या बनेगा? Cl माइनस, ठीक, ये बन गया। अब जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा उस पर क्या आ जाएगा? प्लस। तो मैंने कहा यहाँ से क्या निकला? हाइड्रोजन निकला, तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस, ROH2 प्लस। यहाँ से हाइड्रोजन निकला, जैसे Cl से हाइड्रोजन निकला, माइनस आया, तो उस पर क्या आ गया? माइनस। तो ये क्या है? HSO4 और एल्कोहल बन गया। इसी प्रकार दूसरा देख सकते हो आप, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ RNH2, ये होती एमीन, ठीक है। एमीन आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, एमीन। और एमीन होती है क्षार, यहाँ ये क्षार की तरह क्रिया कर रही है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये अम्ल H देगा, तो क्या बनेगा? RNH3 प्लस, साथ में Cl नेगेटिव। तो ये थी ऋणायन विनिमय। ऋणायन विनिमय की इस स्थिति में क्या होगा? मृदा विलयन अन्य ऋणायनों के बदले में क्या करेगा? ऋणायन एक्सचेंज होते रहेंगे। जैसे यहाँ HSO4 है, इसकी जगह कोई दूसरा ऋणायन आ जाएगा, ये है ऋणायन विनिमय। तो कल हम आगे पढ़ेंगे अपना कि धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, CEC। तब तक के लिए